अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल जो सवाल किया था उसमें अगर किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं, फिर और करते हैं सवाल। और किसी के पूछे हुए सवाल का मैंने अभी तक जवाब ना दिया हो, वो एक के अलावा। क्लास से पहले, क्लास के बाद किसी ने पूछा और मैंने जवाब ना दिया अभी तक। चलें ठीक है, और करते हैं। ऑटम 22 पढ़ लें। ये उस फाइल में होगा क्वेश्चन 22। वो जो फाइल दी थी आपको उसमें क्वेश्चन 22 है, इस्लामाबाद यूनिवर्स। तो जो फाइल थी उसमें क्वेश्चन 22 है बेटे, इस्लामाबाद यूनिवर्स। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। अच्छा, जो कल सवाल किया था उसके आगे मजीद लिखने से पहले कोई 4-5 लाइनें छोड़िएगा, क्योंकि कल वाले सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी। हाँ, तो वो मैंने सिखाना है अभी, तो वो जब सिखाऊंगा तो वो इन 4 लाइनों में आ जाएगा। तो इसी 4-5 लाइनें छोड़ के अब आगे लिखिएगा। लेकिन आपने तो लेक्चर 9 की हेडिंग डाल ली। चले 6-7 लाइनें छोड़ दें। जिनके पास जगह नहीं है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जब आईआर पढ़ाऊंगा तो भी मैं इसका रेफरेंस दे सकता हूँ। जरूरी नहीं कि उसी पेज पे लिखे जाके, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर लाइनें नहीं छोड़ी जा रही तो।
हाँ जी, पढ़ लें तो शुरू करूं। इस सवाल की भी रिक्वायरमेंट आपको तो बेशक लग रही है कि एनपीवी निकालनी है, लेकिन इसकी एनपीवी नहीं है, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट भी मैं कह रहा हूं कि हम इसकी एनपीवी निकालेंगे। और एनपीवी निकाल लेते हैं। चले 15% पे निकाल लेंगे। ये मैंने 15 कैसे तय किया, जब आईआरआर पढ़ा लूंगा और इस सवाल को दोबारा कराऊंगा तब बताऊंगा कि मैं 15 कैसे बोल रहा हूं। हम इसकी एनपीवी 15 पे निकाल लेते हैं। ऑटम 22 0 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना, 5। तो सबसे पहले तो लेते हैं सेल्स। और कल भी सवाल में दिखाया था कि यूनिट्स चाहे तो इधर ऊपर दिखा दें, चाहे तो वर्किंग में दिखा दें, सब प्रेजेंटेशन ठीक है। बस प्रेजेंटेशन वो होती है जो करने वाले को भी समझ आए और पेपर चेक करने वाले को भी समझ आए। और ये भी कहा था कि हम सेल्स भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं और उनकी जगह कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। तो चलो कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं। सेल प्राइस कितनी दी हुई है? सवाल की प्रेजेंटेशन मैंने कहा था सबसे पहले सेल वाली लाइन, उसके बाद सवाल तरतीब से। और अगर सेल की बजाय हम कंट्रीब्यूशन लिखें तो ठीक है, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन की लाइन, उसके बाद सवाल तरतीब से। तो सेल प्राइस सवाल में ढूंढने कहां है? पॉइंट नंबर 4। सेल प्राइस है 1600 पर यूनिट। और ये करंट है या ईयर 1 की है? ये करंट है। ये पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर कोटेड ऑन टुडेज रेट, यानी सारी की सारी फिगर्स जितनी भी ऊपर बताई है वो सब रियल हैं। तो उन सब को हमें 8% इन्फ्लेट करना है। LY इंटू 1.08, तो 1600 को बढ़ाते जाए 17 जी 28, और इसका भी शॉर्टकट बताया था कि 1600 लिखें, इक्वल दबा दें और फिर इंटू 1.08 करके इक्वल दबाते जाए। 1866 2016 2177 22 2351। कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं चूंकि, तो फिर हम वेरिएबल कॉस्ट भी ढूंढ लेते हैं अभी। तो एक है कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके साथ लिखा तो नहीं है वेरिएबल, लेकिन जब वो कह रहा है कि पर यूनिट है, ये मैं पॉइंट नंबर 4 में ही हूं, दी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 1600 पर यूनिट और 750 पर यूनिट, तो पर यूनिट दे रहा है तो वेरिएबल ही होगी, इसलिए मैं इसको वेरिएबल ले रहा हूं। तो 750 पॉइंट नंबर 4 में इसको भी LY इंटू 1.08 जी 750 को बढ़ाते जाए 810 875 945 1020 11102। कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं और कुछ वेरिएबल। हाँ जी, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पॉइंट नंबर 5 में 100 रुपए पर यूनिट, ये भी रियल है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये भी रियल है, इसलिए LY इंटू 1.08 108 117 12 136 147। अभी तक समझ आ रहा है? अभी तक मुश्किल तो नहीं है? अभी तक मैंने मुश्किल इस पे ना सवाल छेड़े नहीं है। ये अभी पहले इस पे पक्के हो जाए, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर चलेंगे। और सवाल में कुछ वेरिएबल नहीं, तो इसका बन जाएगा आंसर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेवन। अच्छा, इस तरह के काम ना अगर आपको पेपर में बैठ के क्लिक कर जाएं अगर, तो मैं आपको इसका एक और काम बताता हूं, वो भी टाइम बचा सकता था। ये सारी चीजें 8% पे इन्फ्लेट हो रही हैं, तो आप पहले ही 1600 माइनस 750 माइनस 100
बस उसी को इन्फ्लेट कर लेते, तो ये भी हो सकता है। 9451021102 यूनिट्स। इस नए ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इसके लिए जो हम मशीन लगाएंगे, पॉइंट नंबर 3, पहले साल 10,000, उसके बाद दूसरे और तीसरे साल में ये 10% और 15% कम हो जाएंगे, और फिर इसका हम इलाज कराएंगे मशीन का, और उसकी वजह से चौथे और पांचवें साल में उतने ही होंगे जितने तीसरे साल के। तो पहले साल के होंगे 10,000, दूसरे के होंगे 10,000 इंटू 0.9, तीसरे में होंगे 9,000 इंटू 0.85, 7650, और इसमें भी 7650। तो टोटल कंट्रीब्यूशन बन गई, और अब उसको रुपीज इन मिलियन बना लेते हैं। This into this 8.1, this into this 7.87, इसका किसका 7.03 जी 23, 7.81, 8.3 प्लस ये, ठीक है। सही। हाँ जी, यहाँ तक कोई मुश्किल, तकलीफ, परेशानी को बुरा लगा किसी को? हाँ भाई, कुछ सवाल यहाँ तक? कंट्रीब्यूशन की वर्किंग हो गई पूरी। 8.1, 7.87, 7.2, 23, 7.81, 8.43। तो जो मेन सोल्यूशन होता है हमारा, उसकी सबसे पहली लाइन सेल्स होनी चाहिए, चाहे सवाल में जहां भी हो ढूंढ के लाएं। और क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी ढूंढ लें। अब सवाल तरतीब से, पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 1, ड्यू डिलिजेंस कहते हैं ये फिजिबिलिटीज बनाना, ये फायदे नुकसान का डाटा ढूंढना। तो हमने किसी कंसल्टेंट से ड्यू डिलिजेंस करवाई थी। ड्यू डिलिजेंस ये ही सब डाटा इकट्ठा करने को ही कहते हैं कि सही है या अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोड़ें, दफा करें। तो ये सारी फिजिबिलिटी बनवाना ही ड्यू डिलिजेंस है। तो हमने किसी से बनवाई थी सारे, और उसको कुछ ही अरसे में 2.5 लाख रुपए देने हैं। तो ये इररेलेवेंट है, क्योंकि ये तो देना ही देना, ये तो काम हम करा चुके हैं उनसे, तो ये रेलिवेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2 प्लांट है, आखिर में लिख लेंगे। और इस पॉइंट नंबर 2 के दूसरे सेंटेंस का कुछ भी नहीं करना। पॉइंट 2 के दूसरे सेंटेंस का कुछ भी नहीं करना। ये वो लोन वाला पॉइंट है, नहीं करना। क्यों नहीं करना, बाद में बड़े होके पता लगेगा आपको। है कितने बड़े डिपेंड करता है आप कितनी अटेम्प्ट्स बाद सीपैप में आते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। वैसे सीपैप का एसबीएफ पेपर है, बीएफडी होता था तब। पॉइंट नंबर 3 डन। पॉइंट नंबर 4 डन। पॉइंट 5 फिक्स द ऑपरेटिंग कॉस्ट।
और फिक्स कॉस्ट 1 मिलियन, ये भी उन्होंने रियल ही बताई हुई है, और इसने भी 8% ही महंगे होना है। तो 1.08, 1.17, 1.26, 1.36, 47। अच्छा, दिन में अभी ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को कि हमारा एक ये मेन सोल्यूशन है, इसी की एनपीवी निकल रही है, बाकी सब इनकी वर्किंग्स हैं। ये मेन सोल्यूशन एक है, बाकी सब वर्किंग्स हो रही हैं उसकी। पॉइंट नंबर 5 डन। पॉइंट 6 मशीन की डिडक्शन है, टैक्स की वर्किंग में आते हैं। पॉइंट 7 टैक्स है, बस। क्या अच्छा, ये जो ओवरहॉलिंग है, इससे प्लांट की जो कैपेसिटी ज्यादा हो रही है ना, या कैपेसिटी ज्यादा नहीं भी हो रही है, मेंटेन हो रही है। तो हमने ये जो टैक्स की वर्किंग करनी होती है, ये टैक्स रूल्स के मुताबिक है। हम लोग जो भी टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं, अभी जो मैं टैक्स की वर्किंग करूंगा उसमें डेप्रिसिएशन कौन सी ले रहे होंगे, टैक्स वाली ना, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन तो टैक्स रूल्स के मुताबिक है। तो पॉइंट नंबर 3 नहीं, किधर गया, पॉइंट 6 की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, दी मशीन एंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट्स वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है ये ओवरहॉलिंग कैपेक्स होगा या एक्सपेंस होगा, ये कैपेक्स होगा, इसलिए अभी नहीं लिखूंगा उसको, टैक्स की लाइन के बाद लिखूंगा। कैपेक्स होगा ना तो प्लांट की लाइन में लिखेंगे। अगर सवाल वाला ये कहता कि ओवरहॉलिंग टैक्स में अलाउ हो जाएगा जिस साल होगा, तो फिर मैं यहां लिखता, उसके बाद टोटल करके टैक्स की वर्किंग में ले जाता। तो चूंकि ये कैपेक्स है इसलिए इसको प्लांट की लाइन में ही लिखूंगा। सेवन 7.02, 6.7, 5.97, 6.45, 96। अब चलते हैं टैक्स की वर्किंग में। वर्किंग 2 जी। बाय डिफॉल्ट इसको कैपेक्स ही मान लीजिए, बाकी लोग भी सुन लें। ये ओवरहॉलिंग है अगर मशीन की, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको कैपेक्स ही लें। यहां पर तो उसने कह दिया ना मशीन एंड ओवरहॉलिंग, इस टॉपिक के सवालों में ओवरहॉलिंग को आप बाय डिफॉल्ट कैपेक्स ही ले लें। वर्किंग 1 कर रहे हैं भी? कर लें। वर्किंग 1 बिठा दूं? ऑटम 19 होमवर्क है आपका,
इससे थोड़ा मिलता जुलता सवाल है। ऑटम 19 होमवर्क है। सबसे कह रहा हूं ऑटम 19 होमवर्क है। पार्ट ए करिएगा इसका, पार्ट बी के लिए वही 4-5 लाइनें 6 लाइनें छोड़ लीजिएगा। लाटे लिमिटेड ऑटम 19 प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 है इस फाइल में। ऑटम 19 होमवर्क करके आना बेटे। टेक्स्ट ईयर 1 का 7.02 97 6.45 कॉस्ट मशीन की 25। कोई इनिशियल डेप्रिसिएशन तो नहीं है? ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 6.25 18.75। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन 4.69 14.06। ओवरऑल ही कब होगी? तो फिर तीसरा साल भी गुजार लेते हैं। 3.52 10.54। इसमें अब मिला लेते हैं ओवरऑलिंग कितनी? ऑल अबव आर रियल। सेकंड लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। ऊपर जो कुछ बताया नहीं, कैसे महंगा नहीं होना क्या? महंगाई तो हर जगह होगी। नहीं नहीं नहीं, जब कहा है कि जितने एस्टिमेट्स ऊपर बताए हैं वो सब बेस्ड ऑन टुडेज प्राइसेस हैं, तो फिर ये 2.5 भी टुडेज प्राइस है, तो इस 2.5 को बढ़ा लेते हैं पावर 3 3.15 13.69। चौथे साल की डेप्रिसिएशन 2.42 10.27। पांचवी डेप्रिसिएशन 2.57 7.70। और इसके बाद इसको बेचेंगे कितने का? 5 मिलियन। वो भी रियल है क्योंकि ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट रियल है, तो 5 मिलियन को भी महंगा करें। नहीं, महंगाई तो हर चीज में होनी है ना। पावर 5 7.35, तो लॉस हो जाएगा 0.35। महंगाई तो फिर हर चीज में। आरवी 5 मिलियन है ना, लेकिन इसको भी महंगा किया। उस 2.5 मिलियन के ओवरऑल कॉस्ट उसको भी महंगा किया। इन सबको महंगा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल में कहा हुआ है कि all revenues and costs are quoted on today's rates. $6.25, 4.69, 3.52, 3.42, 2.57 और लॉस है आखिरी साल में 0.35। फोर पॉइंट टैक्स रेट
9 कहाँ पर? यहाँ 7.3 पे लिखेंगे। अच्छा, अब तक किसी सवाल में आया तो नहीं है, लेकिन जुबानी बता रहा हूं। अगर सवाल में लिखा होता कि टैक्स नेक्स्ट ईयर पे होगा, अभी तो लिखा ना सेम ईयर, तो फिर इसको यहाँ क्या करते? ये कैलकुलेशन ऐसे ही होती, लेकिन यहां लिखते हुए हम यहाँ कॉलम 6 भी बनाते और टैक्स वाली लाइन आगे खिसक जाती। ये 0.23 यहाँ था, 0.6 यहाँ था, 0.74 यहाँ था, 0.91 यहाँ था, 1.21 यहाँ था। ये फर्क पड़ता। और प्लांट की लाइन 0 पे 25, 3 पे 3.15 और 7.35। Three point 2 point point डिस्काउंट रेट में 15% क्यों कह रहा हूं? ये जब आपको IRR पढ़ाने के बाद ये सवाल पूरा कराऊंगा ना, तो बताऊंगा कि मैंने 15 क्यों लिखा है। पॉइंट क्या 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 572। मैंने ये कहा है कि यहां डिस्काउंट रेट 15% क्यों रखा, अभी तो बस मैंने कह दिया, असली वजह बताऊंगा जब IRR पढ़ाने के बाद ये सवाल रिज्यूम करेंगे। 6 पॉइंट 5 पॉइंट 5.91 4.61 1.37 3.17 6.51। तो NPV हो गई -3.79। $3.43।
इस सवाल में 12 कैसे? 12 तो नहीं, वो और चीज है, वो और चीज है। आपने पहले पढ़ा है क्या ये? अच्छा, नहीं, कोई और चीज है ये। हाँ हाँ, यानी इसको हम यहाँ आउटफ्लो दिखाएंगे, इसको यहाँ आउटफ्लो दिखाएंगे, ये सब एक एक लाइन आगे खिसक जाएगा। फिर यहाँ जो 1.21 लिखा होगा उसकी भी पीवी निकलेगी। रिसीवेबल, सेल्स का रिसीवेबल, वो वर्किंग कैपिटल बताऊंगा कल। ये मिटा दूं? मैंने जब इन्फ्लेशन की हेडिंग दी थी तो एक बात ये लिखी थी कि इन्फ्लेशन कैश फ्लोस को भी इफेक्ट करेगा और डिस्काउंट रेट को भी। फिर एक हेडिंग दी थी कि पहले मैं बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैश फ्लोस, तो अब बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन required rate of return. अच्छा, एक छोटी सी बात है, 5-10 मिनट की है, लेकिन समझने के लिए ये फारिग हो तो बताऊं। ये नोटेड? ये इस सोल्यूशन में वो 5 लाइनें छोड़नी है, उसके बाद दीजिएगा ये हेडिंग। IRR पढ़ाने के बाद वापस आना है इस सवाल पे। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हम कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। किस रेट पे? हाँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसकी ज्यादा तफसील तो मैं उस दिन बताऊंगा जब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से ना IRR डिराइव करके दूंगा। अभी बस थोड़ा थोड़ा सा, इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट से कमाना चाहता है, उस कमाने को रिटर्न कहते हैं। ये रिटर्न वो वापसी वाला रिटर्न नहीं है, रिटर्न ये इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टर है, कमाना चाहता है। और चूंकि उसकी कमाई सुनने बोलने में आसान है, अगर एक परसेंटेज की शक्ल में हो, देखिए एक इन्वेस्टर ये कहे अच्छा अगर मैं पैसे वहां इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे कितने % रिटर्न मिलेगा, तो ये बोलने सुनने में ना परसेंटेज रिटर्न आसान होता है। तो रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पे कितने % रिटर्न मिलेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहता है। इसको डिस्काउंट रेट के तौर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस क्यों की वजह है अगली 1-2 क्लासेस के बाद जब IRR बताऊंगा। अभी इस वक्त सिर्फ इतना काफी है कि ये इन्वेस्टर का एक रेट ऑफ रिटर्न है कि जितना वो कमाना चाहता है। हम लोग डिस्काउंटिंग जब पढ़ रहे हैं, डिस्काउंटिंग तो फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी निकाल रहे हैं। आज का 100 रुपए कल के 100 रुपए के बराबर क्यों नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और उसकी वजह सिर्फ इन्फ्लेशन बताई थी मैंने, रिस्क भी था, अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट भी थी। अगर कोई इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमाना चाहता है तो वो कमाना क्यों चाहता है? इन्वेस्टर है, पैसे लगा दिए, तो वो क्यों कमाना चाहता है? भाई पैसे कमाएगा, वो घर का खर्चा करेगा, वो 100 रोटी ले जाएगा। तो इन्वेस्टर जो कमा रहा है उसने अपने खर्चे चलाने हैं ना, घर चलाने हैं उसने अपना। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती तो कोई भी इन्वेस्टर कुछ ना कमाता।
कमाता, उसने क्या इन्फ्लेशन नहीं है तो क्या खर्चे नहीं करने आएगा। तो इन्फ्लेशन है या नहीं है इसका कमाने से ताल्लुक नहीं है। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती तो भी इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट से कमाना चाहते। क्यों कमाना चाहते? क्योंकि उन्होंने खर्चे चलाने हैं अपने। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती तो लेट से इन्वेस्टर 12% कमाई पे भी राजी हो जाता। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती तो इन्वेस्टर, ऐसी मिसाल बोल रहा हूं, 12% कमाई पे भी राजी हो जाता, क्योंकि उसको जो पैसा मिलेगा उससे अपने वो घर के खर्चे जो भी जरूरियात है पूरी करेगा। लेकिन अगर दुनिया में महंगाई है तो अब उसकी कमाई 12% से उसका गुजारा नहीं चलेगा, उसको ज्यादा कमाना चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि जब वो कमा कर लाएगा और खर्च करने लगेगा तो खर्चे बढ़ गए होंगे। तो अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना हो तो भी इन्वेस्टर रिटर्न तो कमाना चाहेगा लेकिन कम होगा, वर्सेस अगर इन्फ्लेशन हो तो वो और ज्यादा कमाना चाहेगा। यानी इन्फ्लेशन की मौजूदगी में, इन्फ्लेशन की एग्जिस्टेंस में इन्वेस्टर का रिटर्न रिक्वायर्ड ज्यादा होना चाहिए, वर्सेस किससे ज्यादा? अगर इन्फ्लेशन ना होती तो वो जितना कमाना चाहता। तो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ये भी दो तरह के हैं। एक होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है नॉमिनल या मनी रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर कमाना चाहता है अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती। और अगर दुनिया में इन्फ्लेशन है तो इन्वेस्टर फिर ज्यादा कमाना चाहेगा। तो वो जो ज्यादा होगा वो ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेटेड होगा। तो उस रेट ऑफ रिटर्न को नॉमिनल या मनी रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ये वो रेट है जिसमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड है। अगर कोई इन्वेस्टर, दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती और तो वो 10% कमाना चाहता, लेकिन इन्फ्लेशन दुनिया में है 6% है, तो अब उसको कितना कमाना चाहिए, यानी इन्फ्लेशन इंक्लूड करके उसका रिटर्न क्या होना चाहिए, उस आंसर को क्या बोलेंगे? नहीं सुना नहीं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? मनी रेट ऑफ रिटर्न। तो किसी बुजुर्ग ने एक फार्मूला बनाकर दिया कि आपने इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। तो वो फार्मूला है 1 + m इज इक्वल टू 1 + r ब्रैकेट 1 + i ब्रैकेट, ये दोनों मल्टीप्लाई। m क्या होगा? मनी रेट, r रियल रेट, i इन्फ्लेशन रेट। अब अगर इसी फार्मूले को रीअरेंज करके m निकालना हो तो 1 + r 1 + i -1, और अगर किसी वजह से हमें m से r निकालना हो 1 + m डिवाइडेड बाय 1 + i -1। रियल रेट 10% है और इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो नॉमिनल रेट कितना? सवाल है। रियल रेट 10% है, इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो नॉमिनल रेट कितना?
15.5%. 1.15 into 1.1 minus 1, 15.5%. क्या अच्छा, अब इस कहानी का कंक्लूडिंग सेंटेंस, जब हम इन्फ्लेशन इग्नोर कर रहे हैं तो डिस्काउंटिंग नहीं होगी, फिर क्या यानी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे तो इन्फ्लेट तो हो ही नहीं रहा। तो हम डिस्काउंटिंग सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से तो नहीं करते, फ्यूचर की फिगर्स हैं, पता नहीं कल को पैसा मिले ना मिले, रिस्क भी तो मैंने एक रीजन बताया था आपका सवाल। तो डिस्काउंटिंग इन्फ्लेशन की वजह से नहीं होती है, और भी रीजन हैं। तो इसलिए चाहे इन्फ्लेशन हो या ना हो, फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी ही होती है। कंक्लूडिंग बात यह है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल बात है, जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको हमने खींच के पीछे लाना है। तो खींचने के लिए रस्सी मजबूत या कमजोर अकॉर्डिंग, अगर उन फ्यूचर कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन नहीं भरी हुई तो उनको खींच के देने वाली रस्सी कौन सी होनी चाहिए? रियल रेट। और अगर उन कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन भी भरी हुई है तो नॉमिनल रेट। यानी जो कैश फ्लोज बनाए गए हैं अगर वो रियल हैं तो एनपीवी के लिए डिस्काउंट रेट भी रियल यूज होना चाहिए, और अगर उनमें इन्फ्लेशन भरी हुई है, वो नॉमिनल कैश फ्लोज हैं, तो डिस्काउंट रेट नॉमिनल होना चाहिए। ये काम की बात थी लिखने वाली। दोबारा, ये जो उधर कहानी बताई है उसकी कंक्लूडिंग बात यह है कि अगर कैश फ्लोज रियल हैं तो एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंट रेट भी रियल होना चाहिए। अगर कैश फ्लोज रियल हैं, जो कि नहीं होते ना सवालों में, क्योंकि हम सवालों में नहीं कर रहे होते, हम तो इन्फ्लेशन भर रहे होते हैं, वैसी मैचिंग के लिए बात बता रहा हूं कि अगर कैश फ्लोज रियल हो तो डिस्काउंट रेट भी रियल होना चाहिए, और अगर कैश फ्लोज नॉमिनल हो तो डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होना चाहिए। पिछले सवालों में कैसा नहीं था? नहीं, कैसे पता उन सवालों में वो रियल रेट होता था? कैसे पता? नहीं, कैसे पता वो रियल है कि मनी है? नहीं 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 नहीं, ये रीजन नहीं है। ये मैं आपको कल ना इन्फ्लेशन, ये ऑटम 19 का है ना, तो मैं कल इन्फ्लेशन से रिलेटेड को 4-5 टिप्स लिख पाता हूं, उनमें ये टिप भी बता दूंगा। नहीं, चले कल करते हैं इस पे बात। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।